हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं NIOS की जो हमारी बुक की समरी चल रही थी। उसी क्रम में आज हम आपसे आगे एक नया चैप्टर और एक नया पाठ्यक्रम लेकर मिले हैं। इसमें हमने जो बात की थी अभी तक आपसे, वो बात हुई थी हमारी कि 501 जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम जो 502 है। इसके अंदर जो है 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। और ये 502 का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए ये सिस्टम ब्लॉक वाला आपको समझाना ज़रूरी है। वैसे आपको जो फर्स्ट में था 501 के अंदर ब्लॉक थे, फिर उनके अंदर यूनिट थी, तो आपको वैसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन पुनः मैं फिर आपको बता देता हूँ। तो पाठ्यक्रम 502 के अंदर हम टोटली जो पढ़ने वाले हैं उन ब्लॉक्स की संख्या है 4। कितने ब्लॉक हैं? 4। और हर ब्लॉक के अंदर क्या है कि यूनिट बटी हुई है, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ब्लॉक 1 है उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो 4 यूनिट डिस्कस करेंगे। और जिसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इकाई 1, विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण। यानी कि जो मेन टॉपिक है वो है लर्निंग एंड टीचिंग। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर सिक्वेंसली ये 4 हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसी में हम ब्लॉक 2 फिर डिस्कस करेंगे, और ब्लॉक 2 के अंदर फिर हम अलग से ये 5, 6, 7, 8 जो यूनिट हैं इनको डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, बाकायदा जो हमारा मतलब वीडियो होता है उसके थंबनेल पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं कि कौन से ब्लॉक की कौन सी यूनिट है। तो और बाकायदा इस पर नंबर भी चल रहा है कि सीक्वेंस वाइज आपकी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, तो आपको इससे परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसी के अंदर ब्लॉक 3 है, जिसमें यूनिट 9, 10, 11, 12 आएंगी। और इसी के अंदर एक और ब्लॉक आ जाएगा ब्लॉक 4, जिसमें 13, 14, 15, 16 ये 4 यूनिट आएंगी। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है 502 बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि लगभग इसमें जो यूनिट हैं वो यूनिट की संख्या है 16। और इससे पहले वाला जो था 501 उसमें टोटल यूनिट थी 10, ठीक है। तो चलिए पहले अपने टॉपिक पर हम चलते हैं डायरेक्ट। इकाई 1 हम पढ़ने वाले हैं, है ना, आज। तो इकाई 1 को डायरेक्टली हम ओपन करते हैं, जहाँ से हमारा टॉपिक आता है विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है। तो जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लर्निंग और टीचिंग के ऊपर तो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे तो इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। बच्चा कैसे सीखता है, तो सीखने में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो जैसे कि अनुकरण हुआ, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अवलोकन, प्रयास एवं त्रुटि, सहभागिता, खोजबीन या पूछताछ, समस्या समाधान, अर्थपूर्ण अधिगम। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया की, ठीक है। तो आज के ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने अगर CTET, UP टेट या किसी भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम दिया है और उसके लिए आपने CDP पढ़ा होगा, तो उसमें ये अच्छे से आपके क्लियर होंगे। तो आपको ये नई चीज़ नहीं मिलने वाली है, समझ रहे हैं, आपके लिए नया नहीं है। जिस तरीके से जो पाठ्यक्रम 501 था उसकी बहुत सी यूनिट थी जो आपके लिए बिल्कुल एकदम नई थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं अगर टेट परीक्षा की तैयारी की है तो आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर। चलिए सबसे मेन पॉइंट आता है पहले कि अधिगम क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग है कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है भाई? तो लर्निंग क्या है, लर्निंग के बारे में बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। लर्निंग मतलब सीखना, और हमारे जो व्यवहार में कोई भी चीज़ हमने सीखी और हमारे व्यवहार में उससे क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो चलिए कुछ पॉइंट हैं उनको हम आपसे डिस्कस करते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई चीज़ आपने सीखी है तो उस चीज़ को सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। किसी अधिगम क्या है, तो किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी चीज़ को सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ठीक है।
और अगला पॉइंट देखते हैं, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है। बिल्कुल, अधिगम मतलब लर्निंग। तो इसके द्वारा आपके अंदर बहुत सी हैबिट्स आती हैं, नॉलेज आती है, आपके अंदर प्रवृत्तियां आती हैं, ये तमाम चीजें। अधिगम व्यक्तित्व के अंदर बात करें तो संज्ञानात्मक, प्रभावकारी, प्रवृत्तिपूर्ण, उत्साहपूर्ण, व्यवहारपूर्ण और अभ्यासात्मक में पूर्णतया परिवर्तन कर देता है और उसके प्रदर्शन में परिवर्तन की चमक दिखाई देती है। अक्सर ये अभ्यास के द्वारा आता है और फिर भी यह अंतर्दृष्टि से अन्य कारकों या स्मरण से पैदा हो सकता है। ठीक है, तो अधिगम जब हम सीख लेते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं और इन चीज़ों के बाकायदा जो परिवर्तन हमारे अंदर आए हुए होते हैं वह स्पष्टतः व्यक्ति को क्या है, दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। बचपन से ही प्रत्येक मनुष्य अपने व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति, रुचि आदि से अपने व्यवहार में परिवर्तन की कोशिश करता है और वह ऐसा जीवन के परिवर्तनशील स्थितियों में स्वयं को निरंतर फिट रखने के लिए करता है। यानी कि हमारे जीवन की एकदम शुरुआत की अवस्था से बात करें तो शैशवावस्था से अधिगम चलता है। ठीक है, शैशवावस्था से अधिगम चलता है और बिल्कुल एकदम हमारे जीवन पर्यंत, यानी कि हम कह सकते हैं मृत्यु तक हमारा कुछ ना कुछ, हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है वो आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, हर दिन प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारे अधिगम है उनमें कभी उतार आ जाता है तो कभी चढ़ाव आ जाता है, इस तरीके की भी। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी है, यहाँ पर कर्व्स ऑफ लर्निंग है जो कि एक अलग से टॉपिक भी है ना, जिसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लेना डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है और इन लक्ष्यों को अधिगम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है तब वहाँ अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर लाइफ में, स्वाभाविक बात है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्या आप सीखेंगे? जी नहीं। आप अगर पढ़ रहे हैं, आज आपका गोल है कि हमें DSSB का जो एग्जाम है PRT वाला, वो हमें एग्जाम निकालना है, तो ये आपका क्या है? उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर रूप से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति कभी भी सीखता ही नहीं है। अधिगम सुविचारित है। जब कोई व्यक्ति अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है तब वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कुछ क्रियाकलाप करता है। यदि उसके पास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सुविचार नहीं है या वह इसके बारे में बिल्कुल शांत है, तब उसका लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसका तात्पर्य है कि उसका अधिगम कमजोर है। अगर आपका टारगेट है कि DSSB PRT हमें निकालना है हर कीमत पर, और आप इसके लिए कोई, आपने टारगेट तो बना लिया, ठीक है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन आप इसके लिए कुछ क्रियाकलाप भी कर रहे हैं, लेकिन वह जो क्रियाकलाप है वह सही सटीक नहीं है, जो कि आपको लगता भी एक तरफ के कहीं ना कहीं ये जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका लर्निंग है उसको आपको कहीं ना कहीं उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि पूरे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? लर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ सीखने के लिए शारीरिक, मानसिक या दोनों प्रकार के कुछ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता होती है। नए अनुभवों को सीखने के लिए मस्तिष्क का सक्रिय होना आवश्यक है, अन्यथा अधिगम संभव नहीं होगा। अगर लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप उसको कैच कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ आपके समझ से नहीं आती एकदम, तो आपके ब्रेन का एकदम एक्टिव होना जरूरी है। यानी कि बिना सक्रिय रहे आप कोई भी नई चीज़ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो अधिगम में आपकी जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अधिगम व्यक्तिवादी है। आपने कक्षा में ये अवलोकन किया होगा कि कुछ बच्चे अधिगम को शीघ्रता से सीखते हैं और कुछ है जो कि धीरे धीरे सीखते हैं। वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों की जो गति होती है वो भिन्न होती है, यानी कि हर व्यक्ति की जो सीखने की दर होती है वो कैसी होती है? एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह हम सभी व्यक्ति एक नियम का पालन करते हैं, बाल विकास के एक सिद्धांत का पालन करते हैं, और उस सिद्धांत का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हम सभी दुनिया में एक दूसरे से अलग हैं, चाहे वो मानसिक आधार पर हो, भाषाई आधार पर हो, सामयिक आधार पर हो या फिर सामाजिक आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, हम सभी एक दूसरे से कैसे हैं? अलग अलग हैं।
अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सावधानी पूर्वक वातावरण का संगठन करना है। प्राय जब वे आपस में क्रिया करते हैं और आपस में अपने साथियों से परस्पर क्रिया कर रहे हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री से परस्पर क्रिया करते हैं, तो क्या है कि एक टीचर को बहुत ही एक मेन रोल होता है बच्चों को मोटिवेटेड करने में और उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। ठीक है। अधिगम स्थानांतरणीय है। एक स्थिति में किया गया अधिगम अन्य स्थितियों में समस्या हल करने में उपयोगी हो सकता है। तो अधिगम के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, एक चीज़ सीखी आपने और उस चीज़ को आप दूसरी जगह पर उपयोग कर रहे होते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? अधिगम स्थानांतरणीय होता है। ठीक है। तो ये अधिगम के कुछ बेसिक भूमिका हमने जानी और भी हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि अधिगम किन किन तरीकों से कैसे कैसे सीखा जाता है और बहुत से अधिगम के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिद्धांत आने वाले हैं। ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर आ रहा है अधिगम और परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि चलने की शुरुआत कुछ निश्चित मांसपेशियों के समूह की परिपक्वता और उनकी गति के बढ़ते हुए नियंत्रण पर निर्भर करती है। परिपक्वता का विकास लेकिन चलना विभिन्न कौशलों से सम्मिलित अभ्यास के अवसर के बिना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसी प्रकार यद्यपि बोलना शुरू करना प्राय परिपक्वता के द्वारा प्रभावित होता है, कोई भी उचित अभ्यास और प्रशिक्षण के बिना धारा प्रवाह एवं अर्थपूर्ण तरीके से नहीं बोल सकता है, जो तत्वतः अधिगम के द्वारा प्रभावित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक निकल के आ रहा है कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, चाहे वो हम हमारी मांसपेशियों की बात करें, तो हमारी मांसपेशियां भी जब मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो समस्त मांसपेशियां इकट्ठी होकर हमें क्या देती हैं? एक मैच्योर हो गई। अब एक ग्रुप में वो क्या कर रही हैं? हमें खड़ा होने में हमारी हेल्प कर रही हैं। पहले बच्चा बैठना सीखा, फिर बच्चा खड़ा होना सीखा, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बच्चे का जो मांसपेशीय विकास है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, क्रियात्मक विकास। और जब ये विकसित हो रहा है तो धीरे धीरे बच्चा खड़ा हुआ, फिर चलना सीखा और फिर भागना और दौड़ना सीखा। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा शुरुआत से जन्म के 3 माह से ही भागना स्टार्ट कर दे, पॉसिबल नहीं है। सेम इसी प्रकार की चीजें हैं कि जब हम कोई भाषा सीख रहे होते हैं, तो भाषा भी जब सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम कुछ शब्द सीखते हैं, धीरे धीरे उन शब्दों का हमारे पास संग्रह हो जाता है और धीरे धीरे हमें परिपक्वता आ जाती है भाषा में और हम भाषा को एक निश्चित प्रवाह में काफी देर तक बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैच्योरिटी का अर्थ यहाँ पर यह निकल रहा है। और सीखने की तत्परता, तो सीखने की तत्परता क्या कहती है कि किसी भी बच्चे की बात करें, तो कोई भी बच्चे को आप जब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो उस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चा उस चीज को सीखने के लिए तैयार है तो वो उसे एक बार में सीख जाएगा, लेकिन अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप उससे के साथ जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती उसको बैठाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो खींच जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसको और बाकायदा उस चीज में भले ही 4 घंटे किताब को लेके बैठा रहे लेकिन सीख कुछ भी नहीं पाएगा। ठीक है। बाकायदा जो थॉर्नडाइक का सीखने का जो मुख्य नियम था ना, उसमें भी है ये तत्परता का नियम। आगे शायद आएगा तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए, अधिगम वातावरण, तो अधिगम का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए और वातावरण अधिगम अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कक्षा का एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो माहौल है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे अच्छे स्वयं से चीज़ों को सृजित करते हुए एक दूसरे के परस्पर सहयोग के द्वारा चीज़ों को सीख रहे हों। ठीक है। चलिए, यहाँ पर जैसे वातावरण की बात आई है तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन से क्रियाकलाप आपको अधिक संतुष्टि प्रदान करते थे? शायद समुदाय समाज में कक्षा से बाहर क्षेत्रीय भ्रमण, समूह क्रियाकलाप, समूह कार्य, परियोजना या अधिगम क्रियाकलाप आदि में आपको अधिक संतुष्टि प्रदान की होगी। यानी कि जब आपसे किसी भी क्षेत्र पर भ्रमण के लिए ले जाएं या क्लास में एक्टिविटी के द्वारा कोई कार्य कराए जा रहे हैं या प्रोजेक्ट आपको कोई दे दिया गया, तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। इससे बच्चे को सीखने के तमाम अवसर उत्पन्न होते हैं, ना कि बच्चे को एक रट्टू तोता बनाने से। ठीक है। तो और वास्तव में उपयुक्त प्रभावशाली वातावरण अपने आप नहीं हो जाता, इसे क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। और इसे बनाने के लिए बाकायदा कक्षा का जो भौतिक वातावरण होता है, जैसे कि कक्षा का आकार, माप, दीवारों का रंग, फर्श की सुंदरता, हवा, रोशनी, साथ साथ प्रभावशाली कक्षा संगठन, जिससे बच्चे स्वयं ही अधिगम में लग जाते हैं। तो
जितने भी प्रकार के जो भौतिक वातावरण है कक्षा के, वो भी कैसे होने चाहिए, एक पॉजिटिव होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 स्टूल वहाँ डले हुए हैं, 2 कुर्सियाँ वहाँ डली हुई हैं, सर कहीं बैठे हैं, बच्चे कहीं बैठे हो, क्लास का पूरा एनवायरनमेंट बेकार है। यानी कि एक प्रॉपर तरीके से क्लास डेकोरेटेड एकदम होगी ना, तो बच्चों का मजा ही अलग आएगा, बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट आएगा और बच्चे अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल रखता है। अगला है अधिगम और प्रेरणा। तो स्वाभाविक बात है, अगर मोटिवेशन ही नहीं हुआ तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो मोटिवेशन जो है, प्रेरणा कहें या अभिप्रेरणा कहें, 2 प्रकार की होती हैं। तो आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य कि जहाँ पर बच्चा स्वप्रेरित होकर बिना किसी चीज़ के स्वयं से प्रेरित है, तो वहाँ पर आंतरिक प्रेरणा है। और जहाँ पर किसी कारणवश या किसी चीज़ की वजह से प्रेरित है, तो वो कैसी है, बाहरी प्रेरणा है। दोनों को अच्छे से समझते हैं। आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य, आज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि भैया बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, दिन रात मेहनत करेंगे तो ही जाकर कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप रात के 2 बजे भी जाकर क्या है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप रात के 2 बजे भी जाके सुबह 4 बजे जाकर पढ़ रहे हैं, दिन में जब भी मौका मिल रहा है, आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड, आपको पता है पोस्ट कम है और भैया एप्लीकेंट ज़्यादा है, तो हमें मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप कैसी है, आपके अंदर ये जो प्रेरणा है ना सीखने की, वो कैसी है, आंतरिक प्रेरणा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाहरी प्रेरणा से, तो बाहरी प्रेरणा से तात्पर्य कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए। अभी क्या है कि आप स्वयं से पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं, मैंने कहा जो मैंने 501 जो पूरी यूनिट पढ़ाई है ना, इस 501 पूरी की पूरी, इसके अंदर जो 10 यूनिट थी, इनका मैं एक कंप्लीट टेस्ट लूंगा, ठीक है। और ये कंप्लीट टेस्ट लेने के बाद जो भी बच्चे विनर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन बच्चों को मेरी द्वारा क्या है, प्राइज दिया जाएगा। अब ये प्राइज कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, ये काल्पनिक, अभी रियल ना समझना इसको, है ना, अभी आपको एग्जाम के लिए समझा रहा हूँ। हालांकि ऐसी भी चीज़ें बहुत सी आपके लिए जल्दी आएंगी, है ना। तो बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए प्राइज कह दिया कि फर्स्ट विनर, सेकेंड विनर और थर्ड विनर, ये जो भी विनर आएंगे उनको मैं प्राइज दूंगा। तो अब आप जो पढ़ रहे हैं ना, अब आप दिन रात लगे हैं कि भैया हमें क्या है कि 501 जो है उस यूनिट में हमें अच्छे नंबर लेकर आना है, अच्छे नंबर से पास होना है, मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, कोई लगा है मेरी तो कम से कम टॉप 3 के अंदर आ जाए, कोई कह रहा है सेकंड आ जाए, कोई कह रहा है थर्ड आ जाए। तो इस तरीके से जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको लालच है, किस चीज़ का लालच है, ये जो पुरस्कार आपको दिया जाएगा उस चीज़ का लालच है। तो ये जो लालच है वो किसका कार्य कर रहा है, तो अब आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये जो प्रेरणा है वो कैसी प्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है। कैसी अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है। क्लियर है ना बात, तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसके अंदर इन्होंने बताया भी है कि जैसे पनिशमेंट हुआ, अगर कोई, आप जैसे बच्चे बचपन में होमवर्क नहीं करते थे, लेकिन जो टीचर थे वो कहते थे भैया हमारे बच्चे को तो उल्टा लटका दो, मारो पीटो कुछ भी करो, तो टीचर के भय की वजह से बच्चे होमवर्क को कंप्लीट करते थे। दूसरा, प्रशंसा होती थी, आपकी कॉपी मिलता था वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो इस वजह से भी क्या करते थे बच्चे, करते थे कि भैया मेरी तो प्रशंसा हो रही है इस वजह से। तो ये सब चीजें हैं वो कैसी अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि बच्चा सीखता कैसे है, यानी कैसे क्या क्या चीजें हैं जिनके द्वारा बच्चा सीखेगा। तो अभी अधिगम के बारे में जान लिए, इसके प्रभावित कारक भी जान लिए हमने। अब अधिगम को सीखने के लिए तमाम ऐसे तत्व हैं जो बहुत ज्यादा रोल रखते हैं। देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आया अनुकरण, इमिटेशन जिसे कहा जाता है। अनुकरण यानी कि नकल करके देखना। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था, नकल करके सीखना। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था, उसको करते हुए देखकर आपने सीखा, तो क्या है ये, क्या कहलाया, अनुकरण कहलाया। आपने देखा कि कप से चाय कैसी पी जाती है, तो भैया क्या है कि घर के जो भी और सदस्य थे वो क्या कर रहे थे, कप लिया उन्होंने, चाय पी रहे थे। तो आपने भी देखा, आप छोटे थे, कोई भी बच्चा छोटा है, आपसे तात्पर्य मतलब कोई भी बच्चा जो छोटा है वो देख रहा है, उसने कप को पकड़ा ऐसे, अच्छा ऐसे पीते हैं इससे कॉफी, ठीक है, तो ये समझ आ रहा है, मतलब दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके बच्चा सीखता है। चलिए तो जानते हैं। अधिकांशतः व्यक्ति किसी कार्य को अनुकरण से, व्यवहार के अवलोकन से और अन्य प्रकार की क्रियाओं से सीखते हैं। अनुकरण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल है। बच्चा प्रत्येक का अनुकरण नहीं करता है, वह उसका चुनाव करता है जिसे वह पसंद करता है, या उस व्यक्ति का अनुकरण करता है जो वह अपने व्यवहार या क्रियाओं से उसे आकर्षित करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हर चीज को ही कॉपी कर रहा हो ना, जो चीज उसे अच्छी लगती है, जो व्यक्ति उसे अच्छा लगता है, उस व्यक्ति की ही चीजों का वह अनुकरण करेगा। और ये कोई व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके अध्यापक हो सकते हैं, उसके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति होते हैं जिनके प्रत्यक्ष संपर्क में बच्चा नहीं रहता, लेकिन वे अनुकरण के लिए आदर्श बनते हैं।
जैसे कि ऐसे व्यक्ति इतिहास या पौराणिक कथाओं के आदर्श हो सकते हैं, जैसे अशोक महान, शिवाजी, अकबर, गांधी, नेहरू, मदर टेरेसा, श्री राम, श्री कृष्ण, मीराबाई, ईसा मसीह या प्रसिद्ध फिल्म एक्टर, खिलाड़ी, कलाकार आदि। ठीक है, तो कई लोग तो ऐसे हैं जहां पर जो उसके प्रत्यक्ष रूप से हैं, जैसे कि मैंने बताया माता पिता, उसके भाई बहन और उसके टीचर, उसके और क्लासमेट्स हुए, है ना, और ये तमाम लोग। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप में इनकी जो कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है उसको बाकायदा वो अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी उससे संबंधित चीज़ें उसे अगर अच्छी लगती हैं तो उसको अपने व्यवहार में अपनाता है। जैसे भगवान श्री राम, तो वो देखता है भगवान श्री राम की रामायण देखी, उसने भगवान श्री राम के बारे में पढ़ा, किसी ने बताया उसको, उसने कहा अरे भगवान कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान को क्रोध नहीं आता था, तो मैं तो अपने व्यवहार में ऐसी चीज़ अपनाऊंगा कि मुझे कभी क्रोध ना आए। ठीक है, मदर टेरेसा के बारे में उसने पढ़ा, टीचर ने उसको कहानी पढ़ाई, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया मदर टेरेसा के बारे में, उसने कहा कि अच्छा मदर टेरेसा हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती थी, तो मैं भी अब अपने व्यवहार में इस तरीके का चीज़ ऐड करूंगा जिससे क्या है कि मैं हमेशा दूसरों की हेल्प कर सकूं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो गांधी जी की बात हो या महान सम्राट अशोक की बात हो, जब कलिंग विजय कर लिया था अशोक महान ने, तब उसने वहाँ से क्या है कि शपथ ले ली थी कि मैं अब अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा, और बौद्ध धर्म को अपनाकर उसने बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव का जीवन जिया। तो तमाम कोई भी व्यक्ति हो महान, उससे संबंधित व्यक्ति भी उसको क्या कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो आदर्श होते हैं उनको सांकेतिक आदर्श कहा जाता है, यानी कि जो आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। उन्हें अक्सर माता पिता या उसके सहोदर या अध्यापक बच्चे को कुछ महान हस्तियों के उदाहरण भी देते हैं, और ऐसे आदर्शों को या तो वास्तविक आदर्श या उदाहरणीय आदर्श कहा जाता है। ठीक है, बात हो रही है कि जो अनुकरण है, अनुकरण को बल देने के 3 रास्ते हो सकते हैं जो कि निम्न हैं। जैसे कि पहला, प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम प्रदान करना। तो कथन के द्वारा, जैसे वह तो एक विशेषज्ञ की तरह से हल कर रहा है, समस्या को हल कर रहा है, वह तो लता मंगेशकर की तरह बहुत ही अच्छा गा रही है, वाह क्या शॉट खेला है, यह तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह से खेला है। बच्चे के व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को अनुकरण कब करेगा, जब उसे कहीं ना कहीं आप उसकी प्रशंसा करिए या उसे कुछ इनाम दीजिए, तो वह उस चीज़ का क्या करेगा, रिपीटेशन लाएगा, उस चीज़ को बाकायदा अपने व्यवहार में दोहराने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला है संतोषजनक परिणाम। यदि अनुकरण से बच्चा एक समाज स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है और वह वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करता है, तो वह उसे दोहराना क्या करता है, पसंद करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया है कि जब कोई बच्चा अपनी माँ को दूध कहते हुए अनुकरण करता है, कोई बच्चे की माँ है उसे वो क्या कह रहा है, दूध कहकर अनुकरण करता है। क्यों? क्योंकि वह उस शब्द को दोहराना पसंद करेगा, क्योंकि दोहराने पे उसको पीने के लिए दूध मिलता है। आ रही ना बात समझे? तो हमेशा आप कुछ चीज को दोहराओगे जिस चीज से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। प्रतिनिधित्व पुनर्वलन, तो कभी कभी बच्चा दूसरों के अनुकरण को देखकर बिना किसी इनाम या संतोषजनक परिणाम के लालच के अनुकरण करता है। इसके पीछे उसका तर्क होता है कि यदि दूसरों को ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है तो मुझे भी होगा। किसी विशेष प्रकार की ड्रेस या लिपस्टिक का चुनाव करना, किसी विशेष तरीके से बात करना या कोई भिन्न धुन को गाना आदि कुछ ऐसे प्रतिनिधित्व अनुकरण के उदाहरण हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज, हर चीज ही बच्चा सीख रहा है तो हर चीज का ही उसे पॉजिटिव रिजल्ट हो या हर चीज से उसकी प्रशंसा हो। कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिन चीजों को बच्चा अपनी स्वयं की मर्जी से अपनाता है। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस चीज से अपनाने से ये फायदा हुआ है तो मुझे भी ये अपनाने से ये फायदा हो सकता है। तो व्यक्ति की अपनी यहाँ पर सेल्फ चॉइस आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अनुकरण के प्रभाव। तो पूछ सकता है आपसे, तो अनुकरणीय व्यवहार की 3 श्रेणियां दी गई हैं। अनुकरणीय व्यवहार की 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? आदर्शीय प्रभाव, दमनात्मक प्रभाव और प्रकटीकरण का प्रभाव। तो किसी आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप ग्रहण किए गए नए व्यवहार आदर्शीय व्यवहार में शामिल होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा था, महान व्यक्ति है, उस व्यक्ति से संबंधित कोई भी चीज़ उसने अवलोकित की और उन चीज़ों को उसने अपने व्यवहार में शामिल कर लिया, तो यह कौन सा कहलाया? आपका आदर्शीय व्यवहार कहलाया। आमतौर पर समान व्यवहार में व्यक्ति किसी आदर्श को दंडित होता हुआ देखने के परिणाम स्वरूप आदर्श के पथ
या भ्रष्ट व्यवहार के प्रतिबंध से ये दमनात्मक प्रभाव। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था और उस व्यक्ति के करने से, और मान के चलिए कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया और उस कार्य के करने से व्यक्ति को क्या हुआ, पनिशमेंट मिला। तो उसने उसको देखा, उसने कहा भैया इस कार्य के करने से इसको पनिशमेंट मिला है, तो अपनी चीज़ों को क्या कर देगा, वही कार्य करने की सोच रहा था, उसको अनुकरण करने की सोच रहा था, तो उसको वहीं दबा देगा, उसका उसने दमन कर दिया। अदमनात्मक प्रभाव इसके विपरीत है। यह तब घटित होता है जब बच्चा किसी आदर्श को पहले से सीखे हुए पथभ्रष्ट व्यवहार करने के कारण इनाम पाते हुए करता है। कोई बच्चा उद्यम कर रहा था, मान के चलिए परेशान कर रहा था, लड़ाई झगड़े कर रहा था, उसके माता पिता आते हैं और उसे कहते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा ना करना। तो उसने कहा ये सही है, मतलब लड़ाई झगड़े भी कर लो और माता पिता ने कुछ भी ना कहा, वो डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट कैसे हैं। उसने कहा कि हालांकि इस बच्चे ने गलती तो की, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, इस पर पनिशमेंट तो इसे नहीं मिला, तो वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, अपना लेता है। ये भी चीज़ है। तो आदर्शी व्यवहार हुआ, दमनात्मक हुआ, ठीक है। और एक होता है प्रकटीकरण प्रभाव। प्रकटीकरण प्रभाव किसी आदर्श के प्रतिक्रियात्मक कार्य से संबंधित है, ना कि उसकी व्यवहारिक विशेषताओं पर। प्रकटीकरण प्रभाव का एक उदाहरण समूह का व्यवहार है। यानी कि किसी खेल की घटना में, अच्छे से समझिए, किसी खेल की घटना में भीड़ में एक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर ताली बजा रहा है। कभी कभी भीड़ में बहुत से व्यक्ति ये नहीं जानते कि वे इस तरह का व्यवहार क्यों प्रकट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि बहुत सी भीड़ हो रही है, कहीं पर भी कोई खेल चल रहा है या कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने ताली बजाई, तो वहाँ पर और अन्य लोग भी देखकर उसे क्या करने लगे, ताली बजाने लगे। बल्कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो आप दूसरों को देखकर आप कर रहे हैं, तो यह आया आपका प्रकटीय व्यवहार के अंदर है। ठीक है, आप एक तरीके से अनुकरण ही तो कर रहे हैं चीज़ों का, और हम अनुकरण के ही तो व्यवहार जान रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए आगे जानते हैं। अपने विद्यार्थियों के द्वारा प्रकटीकरण के लिए आदर्श बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमेशा बच्चे क्या करते हैं, अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। शिक्षक जिस तरीके का जो कार्य करता है, बच्चे भी उसी तरीके का कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक को आदर्श मानते हैं। अब बच्चे मान के चलिए टीचर बन के आ गए, तेरे नाम क्लास में तेरे नाम बनकर आ गए, तो भैया बच्चों ने कहा कि ये सही है सर, आप बड़ी शानदार कटिंग करके आए, अगली बार से हम भी देखा भैया, अगले दिन आपने क्लास में पूरी की पूरी क्लास तेरे नाम, कि ये क्या हो गया। तो बच्चों ने कहा हमारे सर करा के आए, तो हम भी ऐसी ही कटिंग करा के आएंगे। तो बच्चे आपको अनुकरण कर रहे हैं, बच्चे आपको आदर्श मानते हैं, है ना। तो ये बात है। तो आप बच्चों के समय बहुत से अच्छे प्रभाव दिखाइए, सकारात्मक चीज़ें दिखाइए, जैसे कि स्वच्छता, समयबद्धता, सच्चाई आदि सभी चीज़ें। तो इनको बाकायदा बच्चे भी अपने व्यवहार में अपनाएंगे और उन चीज़ों को प्रकट करेंगे। जो आपकी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको कभी भी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत मत होने दीजिए, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं बच्चे भी तो फिर वैसे ही करेंगे। पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि शिक्षक बच्चों के लिए क्या होता है, आदर्श होता है, उनका पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने जान ली। तो अब हम जानते हैं अवलोकन। ठीक है, अवलोकन क्या होता है। तो अवलोकन से अधिगम मानव अधिगम की सामान्य और प्राकृतिक विधि है। अवलोकनात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, आदर्शात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अवलोकनात्मक अधिगम है, इसको कौन कौन से नामों से जानते हैं, स्थानापन्न अधिगम, सामाजिक अधिगम या आदर्शात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का अधिगम है, अवलोकन में क्या करोगे, आप दूसरी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस प्रकार का अधिगम है जो दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार के देखने, अपनाने व परखने से ग्रहण किया जाता है। क्या है, इस प्रकार का अधिगम है जो दूसरों के व्यवहार किए गए व्यवहार के देखने, अपनाने और परखने से ग्रहण किया जाता है। जो बंदूरा थे ना, बंदूरा, इन बंदूरा के अनुसार निम्न 4 विशेष प्रक्रियाएं अवलोकन व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने 4 विशेष प्रक्रियाएं बताई थी कि जो कि अवलोकन व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली इन्होंने बताई ध्यान प्रक्रिया। ध्यान प्रक्रिया में हम आदर्श के पूरे व्यवहार की नकल नहीं करते, बल्कि केवल व्यवहार के विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सीखने में हमें अच्छा लगता है। हम व्यवहार के उन्हीं महत्वपूर्ण लक्षणों की ओर ध्यान देते हैं और जो हम सीखना चाहते हैं उसे हम सीखते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक उदाहरण के लिए लीजिए आप, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक बच्चा अच्छा लेख लिखना चाहता है, मतलब एक अच्छी हैंडराइटिंग में चीज़ों को लिखना चाहता है। अब वो उसे क्या कर रहा है, सीखना है उसे ये चीज़। तो उसे सीखने के लिए वो अध्यापक को क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक देखता है। तो ध्यान की प्रक्रिया में क्या करेगा, उस चीज़ पर बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन रखकर चीज़ों को सीखेगा। बारीकी से उसके पेंसिल पकड़ने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है, वह कैसे अपनी उंगलियां घुमाती हैं, कहाँ पर वह बड़े अक्षरों का प्रयोग करती हैं। अतः उसका ध्यान अध्यापक के पहनावे पर, चलने के तरीके पर नहीं जा रहा है,
ध्यान से समझिए। तो जहाँ पर जिस आदर्श के व्यवहार को आप अपनाना चाह रहे हो, जिस चीज को अपनाना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर उसी चीज पर बच्चा फोकस कर रहा होता है, ना कि और समस्त चीजों पर। तो यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग लिखना चाहता है तो बच्चा क्या कर रहा है, टीचर की केवल हैंड राइटिंग पर ध्यान दे रहा है, उसके पेन को कैसे पकड़ा है, कैसे घुमा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे लेटर्स बना रहे हैं, इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, ना कि ये देख रहा है कि आज हमारी टीचर ने कैसे कपड़े पहने हैं, हमारे टीचर चलते कैसे हैं, कैसी कटिंग कराए हैं, XYZ। ठीक है, तो ध्यान प्रक्रिया क्या है। अगला है स्मृति की प्रक्रिया। स्मृति यानी कि मेमोरी। चलिए, सूचना को दिमाग में एकत्रित करने की योग्यता भी अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, उसको क्या किया आपने, दिमाग में स्टोर करेंगे, स्वाभाविक बात है। स्टोर कर लिया, और जब हमें उपयोग पड़ा उस चीज की, जब हम उसे आवश्यकता पड़ी हमें उस चीज की, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को, स्वाभाविक बात है, प्रयोग में लाएंगे, है ना। देखिए, जैसे अच्छे से इसको समझते हैं। अक्सर हम स्मृति के लिए दो प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। पहली, देखी गई वस्तुओं को अपने दिमाग में स्टोर करना, और तब मन ही मन उन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना। कोई भी चीज आपने देखी कि कोई व्यक्ति बाइक को कैसे स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले उसने स्टैंड से हटाया उसको, उसने चाबी लगाई सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी व्यक्ति को कैसे, मतलब किसी व्यक्ति ने सबसे पहले बाइक को स्टैंड से हटाया, उसने चाबी लगाई, हैंडल को मतलब घुमाया, बिल्कुल एकदम सीधा किया, और उसने जो सेल्फ बटन था उसको दबाया। मतलब इस चीज़ को आपने मेमोरी देखा और उसने अपने क्या कर लिया, आपने उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लिया। अब आप उसको मन ही मन क्या कर रहे हैं, श्रृंखलाबद्ध बनाकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति ने स्टैंड हटाया, गाड़ी को मतलब सीधा किया, चाबी लगाई, और उसके बाद उसने सेल्फ बटन को दबाया। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसी में बात कर रहे हैं आगे कि जैसे कि यदि कोई जहीर खान की तरह बॉल फेंकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जहीर खान जो कि भारत के क्रिकेट बॉलर हुए हैं, तो शुरू में ही उसे मन ही मन जहीर खान के बॉलिंग एक्शन की कल्पना जहीर खान को व्यक्तिगत रूप से बॉल फेंकते हुए देखकर या टीवी पर देखने के बाद करनी होगी। उसके एक्शन की जो दृश्य आकृति वो अपने दिमाग में बनानी होगी, यानी कि मेंटल इमेज बनानी होगी। अच्छा, जहीर खान इस तरीके से मतलब रनर अप लेता है, इस तरीके से भागता है, उसके बाद हाथ को इस तरीके से मूव करता है, ऐसे बॉल फेंकता है, तो इस सब चीज़ की आपको क्या करनी होगी, मेंटल इमेज एक बनानी होगी। ठीक है, चलिए, पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया, तो क्या है ये, तो इसको जानते हैं। यदि कोई सचिन तेंदुलकर के समान बल्लेबाज बनने की इच्छा रखता है, यदि कोई सचिन तेंदुलकर के समान क्या बनना चाहता है, बल्लेबाज बनना है, तब एक बल्लेबाज बनने के लिए उसमें शारीरिक योग्यता ऑब्लिक क्षमता का होना मूलभूत आवश्यकता है। यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो यह संभव नहीं है कि वह सचिन तेंदुलकर के समान बल्लेबाजी का अभ्यास कर सके, क्योंकि उसके लिए बल्ले को उठाना और सचिन तेंदुलकर की तरह घुमाना बहुत कठिन कार्य होगा। तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उस चीज़ के सीखने के लिए आपका जो गतिक प्रक्रिया है वो भी एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, मतलब उस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप जो सामने वाले के व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार को जो चीज़ अपनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक पॉइंट और आता है इसमें, फोर्थ पॉइंट जो था इसका, प्रेरक प्रक्रिया। आपने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो दूसरे बच्चों को देखकर बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं और सीखने के सभी पदों को बता भी देते हैं तथा इस कार्य को अच्छी तरह कर भी लेते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है या किसी और समय उनसे उस कार्य को करने के लिए कहें तो वे उसे नहीं कर पाते हैं। टाइम तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, ये किया, ये किया, इसके बाद ये किया, तो उसने एज इट इज आपको बाकायदा हूबहू बता दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उस चीज से रिलेटेड बेटा चलो इस चीज को करके बताओ, अब आवश्यकता पड़ी तब उसको नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या समुचित प्रेरणा का अभाव है? बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से किसी कार्य को करने के लिए स्वप्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो बच्चे को मोटिवेटेड करें, आप बच्चे को बताएं कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, तमाम चीजें अगर आप बच्चे को इस तरीके से मोटिवेटेड रखेंगे तो बच्चा उस चीज को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने कर ली। चलिए, अब हमारा आता है इसी में प्रयत्न एवं त्रुटि, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और हमें पता है कि प्रयास एवं त्रुटि के बारे में किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक का किसके ऊपर प्रयोग था? तो भूखी जो बिल्ली थी उसके ऊपर प्रयोग था। तो चलिए जानते हैं। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ की
सीख रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है किसी भी चीज़ को जब आप सीख रहे होते हैं उस चीज़ को सीखने में गलतियां होती हैं, गलती होना ह्यूमन एरर है, बिल्कुल सबसे होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को सीखते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो गलतियां कम आ जाती हैं, कम होती चली जाती हैं और उस चीज़ में क्या हो जाता है, परफेक्शन होता चला जाता है। धीरे धीरे जब आप उस चीज़ का मोर प्रयास करते हैं, मोर टाइम उस चीज़ को दोहराते हैं, जब आप प्रयास करते जाएंगे तो जब चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होंगी, जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बाकायदा थॉर्नडाइक ने बताया भी था और इन्होंने बहुत से जानवर जैसे कि ज़्यादातर मुख्यतः बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या किया कि जो पिंजरा था उसके बाहर मतलब एक मछली को लटका दिया था और बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। बिल्ली उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है, लेकिन अचानक उसका जो पैर होता है वो पिंजरे में एक लीवर होता है उस पर दब जाता है और वो खुल जाता है। बार बार ऐसे ही किया जाता है, सेम प्रयास किया जाता है। तो धीरे धीरे बिल्ली अब क्या करती है, फाइनली बिल्ली ये सीख गई कि मुझे इस लीवर यानी कि ये जो खटका है उस पर पैर रखना है और इसमें से बाहर निकलना है। तो जैसे जैसे प्रयास बढ़ते गए, जैसे जैसे प्रयास बढ़ते गए वैसे वैसे त्रुटियां क्या होती चली गई, कम होती चली गई। और थॉर्नडाइक ने 3 नियम भी बताए थे जो कि कुछ समय पहले हमने अभी आपसे चर्चा भी की थी कि उसके जो 3 नियम हैं उनको जान लेते हैं। इसमें पहला था, इन्होंने बताया था कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बताया कि किसी भी कार्य को अगर आप बार बार ही करते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रसरी आवत जात सिलपट पड़त निशान, के नहीं है मतलब रस्सी के बार बार घिसने पर तो क्या है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं जब कुएं में से पानी खींचते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, जब आप किसी चीज़ की बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप उसमें और अन्य लोगों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। इसके बाकायदा इन्होंने 2 नियम बताए थे, एक बताया था उपयोग करने का नियम और एक बताया था उपयोग न करने का नियम। अगर आप किसी चीज़ का निरंतर रूप से उपयोग कर रहे हैं, कोई चीज़ आपने सीखी तो आप उस चीज़ को अच्छे से परफेक्शन रहेगा। लेकिन आपने कोई चीज़ सीखी लेकिन काफ़ी समय तक आपने उस चीज़ का उपयोग नहीं किया तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है। प्रभाव का नियम क्या बताता है? प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज़ आपने सीखी और उस चीज़ को सीखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, सुख की प्राप्ति हो रही है, संतोष प्राप्त हो रहा है, तो आप उस चीज़ को करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कार्य को करने से आपको कष्ट होता है, दुख होता है, तो आप उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपने कोई कार्य किया और उस कार्य को करने से आप पे डांट पड़ी, लोगों ने आपकी निंदा की, तो क्या आप उस कार्य को दोबारा करेंगे? जीवन में नहीं करने वाले कि भैया इस कार्य से तो हमारी क्या है, बुराई होती है। लेकिन किसी कार्य के करने से लोगों ने आपको एडमायर किया, आप लोगों ने आपकी प्रशंसा की, लोगों ने कहा बहुत अच्छी, वेरी ब्रिलियंट, क्या बात है, आपने तो मजा कर दिया। तो इस तरीके की जब बात हुई तो आप कहेंगे अरे क्या बात है, अगली बार से हम इसको फिर करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि अगर वही चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो क्या है, आप उस चीज़ को तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो उससे कितनी भी ज़बरदस्ती कर लीजिए वो नहीं सीखने वाला। ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर सहभागिता, एक दूसरे के सहयोगों के साथ अगर बच्चे को सीखने के अवसर करेंगे ना, उपलब्ध कराएंगे, तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। सहभागिता से अधिगम करके सीखना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली विधि है। स्वयं काम करने से वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के क्या होते हैं, असली अनुभव प्राप्त होते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ को खुद से करके नहीं सीखोगे ना, तब तक उस चीज़ में परफेक्शन ही नहीं आएगा। जब तक आप उस चीज़ में, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज़ आपने मान के चलिए पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप इस चीज़ में खुद का अपना खुद का भी दिमाग नहीं लगाओगे तब तक भैया आप नहीं सीख सकते, है ना। तो आपको खुद के एफर्ट्स लगाने होते हैं। कक्षा की स्थिति में हमेशा व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना हमेशा अधिगम के लिए क्या होता है, लाभदायी होता है। शोध परिणाम, जो भी रिसर्च परिणाम होते हैं, वो दर्शाते हैं कि छोटे समूहों के क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता से शामिल बच्चे अधिक अच्छा परिणाम देते हैं। ठीक है। तो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखने पर मुख्य बल देना चाहिए। जब इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे तो स्वाभाविक बात है बच्चे एक दूसरे से अपने अनुभवों को बांट पाएंगे, जो भी संसाधन है उनको अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ जो नई नई चीज़ें हैं उन पर तर्क वितर्क कर पाएंगे। ठीक है। और तमाम चीज़ों के वैकल्पिक समाधान खोज पाएंगे। ठीक है। और उनके अंदर जो सामाजिक गुण है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग है और जिम्मेदारियां उठाना, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर क्या होंगी, विकसित होंगी। ठीक है। तो चलिए ये बात यहाँ तक होती है। सहभागिता से मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना।
बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की सामूहिक क्रियाएं मिलजुल कर करना आवश्यक हैं, जैसे कि प्रश्न पूछना, साथियों से लगातार सक्रिय रूप से सहायता लेना, विस्तृत रूप से सहायता प्रदान करना, ये जांच करना कि सहायता प्राप्त करने वाले दी गई सहायता को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर सहभागिता के बाद खोज या पूछताछ के द्वारा अधिगम, मतलब बच्चा खुद से चीज़ों को खोज के देखे। तो खोज अधिगम एक पूछताछ आधारित अधिगम है जो जेरोम ब्रूनर हुए, इनकी खोज अधिगम का जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन कि खोज अधिगम का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। ठीक है, खोज अधिगम उन समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है जहां पर छात्र अपने ही अधिगमों, अनुभवों व पूर्व ज्ञान को आधार बनाता है। तो बच्चा उसके अपने ही जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो पुरानी नॉलेज है, उसको आधार बनाते हुए चीज़ों को सीख रहा होता है खुद से खोज करके। यह वह अनुदेशक विधि है जिसमें छात्र अपने ही वातावरण में आदान प्रदान करते हुए और वातावरण की वस्तुओं का टाल मटोल करते हुए तथा भिन्न भिन्न प्रयोगों से चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। यह विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत और विकल्पों की खोज का सिद्धांत। तो यह जो विधि है वो किस पर आधारित है, इन तमाम सिद्धांतों पर आधारित है। खोज अधिगम में अध्यापक समस्याओं का निर्माण करता है, समस्या समाधान में सहायता करता है और बच्चों के लिए एकत्रित होकर मिलजुल कर समस्या समाधान करने की प्रक्रिया को क्या करता है, संभव बनाता है। यानी कि टीचर कहता है कि समस्या मैंने क्रिएट कर दी है और समस्या को आप खोजिए खुद से, नहीं आ रहा है वहां पर टीचर उनकी बाकायदा एक हेल्प करता है। ठीक है, उनको बाकायदा मतलब एक ग्रुप में लेकर चल रहा होता है। चलिए, आपके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उन क्रियाकलापों में व्यस्त करके पूछताछ करना है जिनमें परिभाषित करने की, प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, जांच करना, लागू करना आदि की प्रक्रिया का क्या हो, विकास हो। बच्चों के साथ परस्पर क्रिया का आपका मुख्य उद्देश्य प्रश्न पूछना होना चाहिए। प्रश्न दोनों प्रकार के होने चाहिए, अभिसारी और अपसारी। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसका सटीक आंसर क्या होगा, और उस प्रश्न से संबंधित अपसारी मतलब होता है आपका डाइवर्जेंट और अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जेंट। तो एक तरफ तो अभिसारी हो गया, अब ऐसे भी पूछो कि बेटा अब ये बता दो, इस प्रश्न का आंसर ये तो ठीक है लेकिन इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो बच्चा अपना माइंड लगाएगा, चीजों को और खोजने की कोशिश करेगा। ठीक है, और बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अनेक उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कभी भी एक उत्तर की मांग नहीं करना चाहिए हमेशा, नहीं तो क्या होगा, बच्चा चीज़ों को खोज ही नहीं करेगा। सर इसका डायरेक्ट आंसर ये रहा ना, बेटा ये तो आंसर ठीक है लेकिन इसके अलावा और चीज़ों के क्या आंसर हो सकते हैं, इस चीज़ पर भी बताइए। ठीक है, अब समस्या समाधान की बात कर रहे हैं, तो समस्या समाधान की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान में निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं। एक तो जो उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं वह, उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, सम्मुख आई हुई समस्या को हल करने की जो योजना बनाना और उस पर किस तरीके से कार्य करना है आगे, ये सम्मुख समस्या के संतोषजनक समाधान तक पहुंचना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। तो ये क्या है, किसी भी समस्या समाधान के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले किसी भी समस्या की पहचान की जाती है, उसको परिभाषित किया जाता है कि वास्तव में समस्या क्या है। उसके बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है। समस्या के विश्लेषण के बाद समस्याओं के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, और जो भी परिकल्पनाएं, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं कि ये नियम या ये चीज़ लागू हो सकती है, उस चीज़ की जांच की जाती है और फाइनल जो रिजल्ट आ जाता है उस रिजल्ट का बाकायदा सत्यापन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि ये चीज़ जो हमने की है वह सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट आता है अधिगम सार्थकता के रूप में। अधिगम सार्थकता के रूप में अगर यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए, शिक्षक के रूप में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा प्रदान करने के लिए आपकी भूमिका निम्न प्रकार की है।
किस तरीके से? तो कक्षा में किसी अधिगम क्रियाकलाप की शुरुआत करने से पहले आपको प्रत्येक बच्चे के क्रियाकलाप से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्टिविटी क्लास में कराना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि बच्चे को वास्तव में इस चीज से रिलेटेड कितनी जानकारी है। उनके पूर्व ज्ञान की आप क्या कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप अपने टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, आपको विद्यालय में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होना चाहिए जिससे बच्चे एक तरीके से तो स्वतंत्र फील करें और एक दूसरे के साथ चीज़ों पर चर्चा कर सकें। आप बच्चों के जो विचार हैं उनको बाकायदा विचारों को मान्यता दीजिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के तमाम अवसर उन्हें उपलब्ध कराइए जिससे वो अपनी समस्याओं के बाकायदा समाधान कर सकें। तो इस तरीके से बाकायदा जो लर्निंग है उसको आप यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो अधिगम के ऊपर तो हो जाता है इतना कंप्लीट। ठीक है, तो अधिगम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है अधिगम के अलावा टीचिंग भी एक पॉइंट था हमारे यहाँ पर, शिक्षण की प्रक्रिया। कोई पूछता है कि शिक्षण क्या है, तो अधिगम समान और सामान्य सा उत्तर होगा कि कक्षा में सिखाने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है वही क्या है, शिक्षण कहलाता है। जितने प्रकार के शिक्षक होते हैं उतने ही प्रकार के शिक्षण होते हैं। परंपरागत रूप से हमारी कक्षा के अभ्यास शिक्षक के वर्चस्व वाले होते हैं, अर्थात अध्यापक केंद्रित होते हैं। कक्षा में जो भी क्रिया घटित होती है वो शिक्षक के द्वारा निर्धारित, प्रबंधित और आकलित होती है। तो पहले के समय से जो चीज़ें चली आ रही थी जहाँ पर शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्यतः जो मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था वो शिक्षक हुआ करता था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के कुछ यूनिट थी वहाँ पर भी हमने पढ़ा था और आपके साथ डिस्कस किया था कि जो गुरुकुल विद्यालय चलते थे वो भी एक तरीके से अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित हुआ करते थे, यानी कि समस्त प्रकार की चीज़ें किसके अकॉर्डिंग चलती थी, शिक्षक के अकॉर्डिंग चलती थी। वहाँ पर शिक्षक की चीज़ों को ज़्यादा, मतलब शिक्षक की वैल्यू ज़्यादा थी, बच्चों का रोल इतना ज़्यादा, बच्चों की चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता है और परिवर्तन आया और वो क्या आया जानेंगे उसके बारे में। अधिगम पूर्ण रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार से तात्पर्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न है। कुछ लोगों का विश्वास है कि व्यवहार उन सभी व्यक्तियों विशेषताओं जो व्यक्ति में होनी चाहिए का योग है, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है। बिहेवियर की बात यहाँ पर कर गया वो कि अधिगम अगर आपने सीख लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। हाँ चलिए, ये 2 पॉइंट बता रहा है। वो कह रहा है कि 2 मुख्य प्रकार के अनुकूलन 2 प्रकार के व्यवहारों पर निर्भर करते हैं। एक आता है जैसे कि आपका शास्त्रीय अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, और एक संक्रिय अनुकूलन। तो शास्त्रीय अनुकूलन 80-90 के आसपास जो है कि इसने पावलोव ने किया था और यह प्रयोग किस पर किया था, अपने भूखे कुत्ते पर इन्होंने यह प्रयोग किया था। अच्छे से आपने शास्त्रीय अनुबंधन का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी और पावलोव का ये प्रयोग था। पावलोव ने कुत्ते पर यह प्रयोग किया था और कुत्ते की जो ग्रंथि थी, लार ग्रंथि, उसको एक काटकर मतलब परखनली में जोड़ दिया था और क्या कर दिया था कि कुत्ते के समक्ष खाना लाया जाता था। मतलब पहले तो सिंपल सी बात है, घंटी बजाई जाती थी, मतलब ऐसे समझिए पहले कुत्ते के लिए खाना लाया गया और बच्चे के मुंह, मतलब जो कुत्ता था उसके मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती थी। अब खाना लाया जा रहा है, ठीक है, उसके साथ ही क्या है, घंटी बजाई जा रही है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक भी बाकायदा उसके साथ जोड़ दिया गया। किसके साथ, स्वाभाविक उद्दीपक खाना के साथ। खाना लाया प्लस घंटी बजाई और उधर देखा कि क्या, कुत्ते के मुंह से लार आ रही है। अब स्वाभाविक उद्दीपक को रिमूव कर दिया जाता है, केवल और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर बचता है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या, तो जो घंटी थी, अब केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, लार टपकना प्रारंभ हो जाती है। तो ये चीजें है, स्वाभाविक उद्दीपक का स्थान यहाँ पर किसने ले लिया, अस्वाभाविक उद्दीपक ने ले लिया, है ना। चलिए, तो ये जब पूरी स्टोरी सुनेंगे तो सेम यही स्टोरी है। पावलोव के प्रयोगों में घंटी एक अनुकूलन उद्दीपक है, खाना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है और खाने को देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल। और वहीं घंटी के बजने पर लार का टपकना एक अस्वाभाविक या अनुकूलन प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर। और एक उद्दीपन या एक परिस्थिति किसी अनजान उद्दीपक से जोड़ने पर जो व्यवहार उत्पन्न होता है उसे क्या करते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक उद्दीपन या एक परिस्थिति किसी अनजान उद्दीपक से जोड़ने पर जो व्यवहार उत्पन्न होता है उसे शास्त्रीय अनुकूलन कहते हैं और इसे प्रत्युत्तर अनुकूलन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय अनुकूलन किसे कहते हैं। शास्त्रीय अनुकूलन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है प्रत्युत्तर अनुकूलन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई अनुकूलित उद्दीपन सुखदायी भी हो सकता है, जैसे कि हवादार, आरामदायक कक्षा, एक मित्रवत अध्यापक,
दुखदाई भी हो सकता है, जैसे कि अंधेरा और गर्म कमरा, एक गुस्से वाला सख्त अध्यापक। तो उद्दीपन दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। चेक लिए यहाँ पर आता है हमारे एक सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, जो कि बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। और स्किनर ने आपको पता है किसके ऊपर, चूहे और कबूतरों के ऊपर इसको प्रयोग किया था। सक्रिय अनुकूलन शारीरिक इंद्रियों के द्वारा निकाला गया व्यवहार का पुनर्वलन है, जिससे कि इसकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। पुनर्वलन और व्यवहार के बीच संबंध की खोज से यह स्पष्ट करना कि व्यवहार इसके परिणाम को कैसे प्रभावित करता है, स्किनर विशेष रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, उस चीज़ के करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट हुआ, तो इनका एक पिंजरा था स्किनर का, उसमें इन्होंने अपने चूहे को बंद कर दिया था, ठीक है। और ये चूहा था इस पिंजरे से निकलता है और जो प्लेट में खाना था उसको जाता है, खा लेता है। तो यहाँ पर ये जो खाना था ना, ये चूहे के लिए एक पुनर्वलन का कार्य कर रहा था। और ये पुनर्वलन कैसा था, तो ये पुनर्वलन था सकारात्मक कह सकते हैं आप, या पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। तो जब किसी चीज़ को किया, उसे बाकायदा खाना खाकर अच्छा लगेगा या बुरा, तो अच्छा लगा, तो उसने बाकायदा अपने व्यवहार में इस चीज़ को ऐड कर लिया। अब बार बार जा रहा है, बार बार उस चीज़ को कर रहा है। लेकिन वहीं पर मान के चलिए जाता और उस चीज़ को करने से यहाँ करंट लगा देते प्लेट में, जाता वहाँ खाने के बाद करंट लग गया, तो क्या दोबारा जाता? जी नहीं, दोबारा नहीं जाता वहाँ पर। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वही सेम चीज़ है, सकारात्मक पुनर्वलन, यानी कि जो पॉजिटिव रिजल्ट थे उस चीज़ को आप दोबारा पहनाना पसंद करेंगे। और ऋणात्मक से मतलब जो चीज़ आपको निगेटिव चीज़ हो, वहाँ से आप उस चीज़ को दोहराना पसंद नहीं करते हैं। चलिए सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो जाता है यहाँ तक। संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण, आपको पता है संज्ञानात्मक विकास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन आ जाते हैं, हमारे जीन पियाजे आ जाते हैं। चैप्टर बड़ा है ना, हो सकता है पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस हो रही हो, तो क्या कर सकते हैं, बीच में रोक दीजिए, थोड़ा बहुत टहल लीजिए, कुछ पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद फिर पुनः पढ़ लीजिए, है ना। चैप्टर बड़ा है तो चीज़ों को, टॉपिक्स को छोड़ ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, है ना। बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे बहुत बनने वाले हैं आपके, ठीक है। संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ है जानने की कला, यानी कि आपका एक तरीके से कॉग्निटिव, मानसिक योग्यता से भी कह सकते हैं कि जो हमारी संज्ञानात्मक मतलब मानसिक योग्यता, चीज़ों को सोचने समझने की हमारी क्षमता। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है, वैसे वैसे हमारा मानसिक विकास भी बढ़ता हुआ चला जाता है। और संज्ञानात्मक विकास के लिए बाकायदा जो जीन पियाजे थे ना, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई। कौन कौन सी थी, तो सबसे पहली थी संवेदी प्रेरक गत्यात्मक अवस्था, या जैसे कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो थी। इसका समय बताया इन्होंने 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। दूसरा बताया पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया था, जैसे 2 से 7 वर्ष की आयु का। तीसरी थी स्थूल संक्रियात्मक, ठीक है, जैसे मूर्त, स्थूल के अलावा इसे कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष की आयु तक था। और अगली थी औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये थी आपकी औपचारिक के अलावा यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर देता है अमूर्त, ठीक है, याद रखें। तो ये थी 11 से 14 वर्ष या 15 वर्ष तक। तो ये 4 अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे जो CDP है उसके अंदर भी हैं, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो आपके लिए जो बेसिक क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना, वो बनेंगे यहाँ से, गारंटी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, और बताया कि हर अवस्था में व्यक्ति जो है वो अलग अलग चीज़ें सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, बाकायदा इन्होंने इसको अच्छे से समझा दिया, कौन सी अवस्था का नाम क्या है, कितना टाइम पीरियड है, ये तो हमने जान ही लिया। इसके अंदर पहली जो स्टेज थी, इन्होंने बताया कि पहली स्टेज में बच्चे के पास ना तो कोई भाषा होती है, ना कोई विचार होते हैं, और किसी भी वस्तु की वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की बुद्धि का पता उसके द्वारा किए गए कार्यों से चलता है, यानी कि बच्चा यहाँ पर अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है पहली स्टेज में। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पर अहम केंद्रित विचार बच्चे के अंदर आते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, मैं ही हूँ, मतलब अहम का विचार आता है बच्चे के अंदर, दूसरे के कुछ मिले या ना मिले, लेकिन स्वार्थी प्रवृत्ति एक तरीके से होती है, वो इसके अंदर बच्चे के अंदर होती है। ग्रहण बोध के आधार पर तर्क वितर्क, तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध समाधान करना, यहाँ पर तर्क वाली जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर नहीं आती है। अगली है तीसरी मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक, तो यहाँ पर संरक्षण करने की योग्यता, वर्ग व संबंधों के बारे में तर्क देना, चीज़ों के मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चा उनको समझने लग जाता है, संख्याओं को समझना सीख जाता है। स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, यानी कि जो मूर्त वस्तुएं, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं उसके समक्ष उपस्थित हैं, उनको वो समझने लग जाता है।
ठीक है। और लास्ट होती है यहाँ पर औपचारिक, यहाँ पर बच्चा इमेजिनरी थिंकिंग करने लग जाता है, काल्पनिक चिंतन करने लग जाता है, और जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके समक्ष नहीं भी हैं उन चीज़ों के बारे में विचार करने लग जाता है। तो बच्चे की वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच यहाँ पर बहुत विकसित हो जाती है। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, क्या समय काल था, हर अवस्था का नाम क्या था, किस अवस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें विकसित होती हैं, ये भी हमने जान लिया है। ठीक है, चलिए। अरे भाई क्यों परेशान कर रही है बार बार, है ना। इस मक्खी को भी मुझे लग रहा है DSSB का एग्जाम देना है, इसलिए जाती नहीं है यहाँ से, है ना। पियाजे के सिद्धांत हमें बताते हैं कि बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ जन्म लेता है, जिसकी अधिकतम वृद्धि और विकास 14 से 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को उन्होंने बताया था बाकायदा, हमने ऊपर जान भी लिया, और वही चीज़ें बाकायदा इन्होंने फिर बताई हैं स्टार्टिंग में कि बच्चा प्रारंभ की जो स्टेज है उसमें बच्चा किसी भी चीज़ को छू कर, देख कर, स्वाद करके, उस चीज़ की अनुभूति करके उससे सीखता है। ठीक है। दूसरी स्टेज में इन्होंने बताया कि बच्चा अपने चारों ओर की चीज़ों को क्या करने लग जाता है, पहचानने लग जाता है, और दूसरों की क्रियाओं की क्या करता है, नकल करता है, और नकल करके उस चीज़ को सीखता है। तीसरी स्टेज में इन्होंने बताया कि बच्चा स्व केंद्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा का भी विकास होने लग जाता है, आसपास की चीज़ों को मतलब फील करके, महसूस करके, प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को सीखता है। और फाइनल जो स्टेज थी इसमें बच्चे के अंदर काल्पनिक चिंतन होता है। ठीक है। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हमें मिलने वाला है, क्या है, तो संरक्षण क्या होता है। तो संरक्षण से यह तात्पर्य कि कोई भी संख्या मात्रा तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक कि उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाता, चाहे वस्तुओं या वस्तुओं के भंडार की स्थिति या स्थान बदलता रहे। स्थान बदल दो कोई भी चीज़ की। अभी आपके पास 2 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसमें कितनी संख्याएं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कोई भी जो वस्तु रखी है, मान लो ये लड्डू है, कितने लड्डू हैं, 6। अभी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिए, एक लाइन में रख दिए, तो यहाँ पर कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहे हैं, तो मोती कह रहे हैं, ये मोती कह दो, हमने कहा लड्डू है भैया, भूख लग रही है बच्चों को तो खा लेंगे यहाँ से, है ना। मोतियों की व्यवस्था यदि पूर्व संक्रिया काल में इन दोनों अवस्थाओं को बच्चों को दिखाया जाता है तो लगभग सभी बच्चे ढेर में अधिक मोती बताएंगे। बच्चे कहेंगे इसमें ज़्यादा लड्डू हैं सर, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखें। उनका ये नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ उनकी अभी क्लियर नहीं है कि चीज़ों में जब तक कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जब तक चीज़ों को कुछ घटा नहीं रहे हैं, तब तक वो चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भले ही आप स्थान बदलते रहो, क्योंकि अभी तक उनकी संख्याओं को संरक्षण करने की योग्यता का विकास नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब आपने उनको बच्चों से पूछा अन्य दूसरी अवस्था में, तो बच्चे उसको बता देते हैं कि हाँ योग्यता का विकास हो गया। उन्होंने कह दिया ना 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 ना, समान है दोनों में, अर्थात उनकी संरचना जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, विकसित हो गई है। वर्गीकरण क्या कहता है, तो वर्गीकरण मतलब जो चीज़ जहाँ की है उस चीज़ को वहीं पर सजाना। जैसे मैंने कहा चूहा, ठीक है, पेंसिल, और मैंने कहा कबूतर, ठीक है, गाय, ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पर घोड़ा, और मैंने कहा बच्चों से बेटा इनको अरेंज करिए इनको, तो बच्चों ने कहा सर वर्गीकरण करना है, बिल्कुल बता देंगे। उन्होंने कहा कि देखो पेंसिल है ये स्टेशनरी वाले कॉलम में जाएगा, कबूतर है पक्षी में जाएगा, गाय घोड़ा है ये पशु में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से उसने बता दिया, ये जीव जंतुओं में जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों के वर्गीकरण कर पाना उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर, ठीक है। अगला है श्रेणीकरण, एक समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता। तो कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी वस्तुएं, उनको एक सिस्टमेटिक क्रम में अरेंज कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका श्रेणीकरण कहलाता है ना। लेव वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक हुए और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों में अपने 2 तत्वों को शामिल किया। उसने संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और भाषा के प्रभाव पर बल दिया। तो सांस्कृतिक, वैसे तो एक तरीके से इनका जो सिद्धांत है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका, लेव वाइगोत्स्की का। उनके अनुसार संस्कृति के बिना हमारा दिमागी कार्य एक बंदर के समान प्रारंभिक मानसिक क्रियाओं तक सीमित है। संस्कृति और एक स्वस्थ विकसित भाषा के तत्वों के साथ गहन परस्पर क्रिया के साथ हम उच्च मानसिक क्रियाओं जैसे कि सोचना, तर्क करना, स्मरण करना आदि इसी प्रकार की क्रियाओं के योग्य बन जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास संस्कृति नहीं है ना, तो आप एक बंदर के समान है। संस्कृति होगी तो ही आपकी मानसिक जो क्रियाएं हैं उनमें सोचना, तर्क करना, स्मरण करना आदि क्रियाएं क्या होंगी, विकसित होंगी। और वाइगोत्स्की ने आगे बताया बच्चा भाषाई कार्य के विकास में 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 3 अवस्थाएं बताई इन्होंने, कौन कौन सी, तो चलिए जानते हैं। पहली बताई इन्होंने सामाजिक या बाहरी भाषण, जो कि 3 या 4 वर्ष की आयु से पहले का होता है। इन्होंने बताया कि दूसरों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत रूप से उपयोग या सामान्य अवधारणा की अभिव्यक्ति।
दूसरी बताई अहम केंद्र, जो कि 3 से 7 वर्ष की आयु तक है। इसमें बच्चा अक्सर अपने बारे में बात करता है, अपने ऊंचे स्वर में बोलता है और इसमें बच्चा स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने की भूमिका निभाता है। और दूसरी है अंदरूनी मन के अंदर या आंतरिक भाषण जिसे कहते हैं, जो कि 7 वर्ष से ऊपर की आयु है। यह एक बिन बोला हुआ संवाद होता है जो विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। अहम केंद्रित में बच्चा चीज़ों को बोल बोल कर, और यहाँ पर आंतरिक भाषण के अंदर बच्चा चीज़ों को अंदरूनी तरीके से विचारों को नियंत्रित करता है। ये दो बहुत ज़्यादा आते हैं, सेकंड और थर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, याद रखें इसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं परिपक्वता क्या होती है, हमारे जन्मजात गुणों को निखारती है। मैच्योरिटी जैसे जैसे आती चली जाएगी। सामाजिक परस्पर क्रियाएं दूसरों के और स्वयं के विचार जानने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार की परस्पर क्रिया अधिकतर शाब्दिक भाषा योग्यता के विकास में मदद करती है और संबंधों को समझने में भी सहायक होती है। यह दोनों संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, नई चीज को सीखने में बच्चे का अनुभव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक समस्यात्मक स्थिति को हल करने के क्रम में और नए अनुभवों की संरचना में या नए ज्ञान को प्राप्त करने में बच्चा अकेले ही पूर्ण अनुभवों को रूपांतरित कर सकता है। तो जब बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा होता है ना, तो स्वाभाविक बात है उस चीज़ को सीखने में उसके जो पुराने अनुभव होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं। नए विचारों को पूर्व ज्ञान या अनुभवों से जोड़ना, नए ज्ञान को संरक्षित करना है। यदि कोई वस्तुओं की गिनती जानता है तो वह उसे जोड़ना सीखने में प्रयोग कर सकता है, लेकिन इस अवस्था में सीधे प्रतिशत नहीं सीख सकता। यानी कि हर चीज़ का एक सीक्वेंस है, और अगर उस सीक्वेंसली यानी कि स्टार्टिंग की उसे चीज़ें पता है तो उन पुरानी चीज़ों का उपयोग करके वो वर्तमान स्थिति से निपट सकता है, वर्तमान समस्या का समाधान कर सकता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहाँ तक ये हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है ये हमारा यहाँ तक। तो बड़ा चैप्टर था थोड़ा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हुआ करें तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है नीचे, बाकायदा मेरा उसमें नंबर भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।